हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 12 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी रिवीजन सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है, राइट। कल आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेशन दिखाया अपना एंशियंट हिस्ट्री को रिवाइज करने के अंदर। अब उसी तरह से आज आप इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक कीवर्ड्स हैं उनको आप शाम को आप ज्वाइन करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। और भी पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हो, सी सेट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, प्लेस इन न्यूज़, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। कोई कमेंट से पूछ रहा था सर ये सीरीज आती कहाँ पर है। देखो इसी चैनल पे जो ओनली ऐसे एक्सटेंडेड चैनल है ना, इस पे लाइव हम होता है डेली अराउंड 3:30 होता है कुछ दिन, या 4:30 के अराउंड ये सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने कुछ मिस किया है तो हमारे जो अगर चैनल के अंदर जाके जो लाइव वाला सेक्शन है ना, वहां जाकर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आपको कहीं ना कहीं वीक लगेगा, कि मान लो आपका सी सेट वीक है, तो आप उसको देख सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री रिवाइज करनी है उसको रिवाइज कर लो, और आज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कीवर्ड्स को आज आप रिवाइज करोगे। ठीक है। इसके साथ ही आप में से जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पास एक मौका है सीटीआर मॉडल को एक्सपीरियंस करने का। कहने का पॉइंट क्या है कि कैसे सीटीआर मॉडल के अंदर हम किस तरह से बहुत ही इनोवेशन के थ्रू यूपीएससी डिमांड को मीट करते हैं, कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। तो डेफिनेटली आप इसका एक्सेस पा सकते हो 13 मई तक। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस अच्छे अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करो। कोई भी डाउट्स आते हैं तो इन नंबर से हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था हिंदी और थ्योरी के बारे में। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो हिंदी की जब हम बात करते हैं ना, दरअसल में एक तरह का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में पूछ लिया था। अब देखो होता क्या था ना, जैसे मेडिवल इंडिया की स्पेशली बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लो कुछ ट्रेड करना है, ठीक है, कुछ सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर क्रेडिट के ऊपर ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। उनमें से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या था आपका? हुंडी था। गेटिंग द पॉइंट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ वैसे, बट उतना ना देखो, क्वेश्चन यहाँ से जब भी टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। टर्म का मीनिंग पता होगा, डायरेक्टली सॉल्व आंसर, कोई ज़्यादा डिटेल में कभी पूछा ही नहीं गया। उसी तरह से हम बात करते हैं अगर थेरी की। देखो थेरी का मीनिंग होता है एल्डर। ठीक है। स्पेशली जैसे आपकी जो फीमेल नन्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं। जो सीनियर नन, सीनियर भिखुनीस जो होती हैं, उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर लिया जाता है। दरअसल में एक वर्ड होता है थेरी, या थेर बोलते हैं उसको, उसी का ही जो फेमिनिन वर्जन है। ठीक है ना। तो थेरी जो वर्ड आ गया ना, वो एल्डर कहीं ना कहीं नन्स के लिए, फीमेल नन्स के लिए उसको यूज कर लिया जाता है। एक देखो थेरी डेजर्ट भी है, कुछ लोगों ने मुझे वो भी डेजर्ट के बारे में भी कमेंट्स में बताया, तो बिल्कुल ठीक है। थेरी डेजर्ट का काफी फेमस डेजर्ट है जो हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जो थूथीकुडी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमें देखने को मिल जाता है। एंड ये फेमस क्यों है? रेड सैंड ड्यून्स के लिए। ठीक है ना। तो अगर कोई डेजर्ट पूछ ले तो आप जान चुके, थेरी डेजर्ट हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, रेड सैंड ड्यून्स के लिए। अदरवाइज थेरी का मीनिंग क्या होता है विद रिगार्ड्स टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वो भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। अब सर कल के लिए होमवर्क क्या रहेगा? कल के लिए दो वर्ड्स हैं, दरअसल में वर्ड्स दो है पर इनका मीनिंग एक ही है। ठीक है ना। पत्तकिला और म्हात्रा, इनका मीनिंग आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे, इनका आखिर मीनिंग क्या होता है। आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं हैफा पोर्ट के बारे में। देखो इसराइल एक ऐसा जगह है ना, मैंने मल्टीपल टाइम्स, मुझे याद है कि 4-5 बार कम से कम मैंने इसकी लोकेशन आपको बता दी है। चाहे प्रीलिम बूस्टर हो, प्लेस इन न्यूज़ हो, कहीं ना कहीं तो मैंने बताया ही है। अब देखो जो हाइफा पोर्ट न्यूज़ में क्यों है, हाइफा पोर्ट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने अनाउंस किया है कि मान लो जो भी इंडियन गुड्स कहीं ना कहीं जा रही हैं, ठीक है ना, तो जो अरब का ट्रेन नेटवर्क है, वो यहाँ पर इंडियन गुड्स को कहाँ तक कैरी करेंगी? हाइफा पोर्ट, जो इसराइल के अंदर देखने को मिल जाता है। ये जगह आप देखिए, ये है हाइफा पोर्ट। ध्यान क्या रखना है हमें? ध्यान ये रखना है कि सर इसराइल का जो बॉर्डर है, मतलब वो मेडिटेरियन सी की तरफ टच होता है, बिल्कुल। ठीक है। बाकी आप जानते ही हो, हमने पहले भी इसकी लोकेशन समझी हुई है। जैसे इस साइड आपको जॉर्डन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सीरिया इसका नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पे नदन साइड की तरफ लेबनान, और नीचे वाली साइड यहाँ पे हमें इजिप्ट देखने को मिल जाता है। बाकी सारी लोकेशन भी जानते ही हो, कल ही हमने गोलन हाइट्स के बारे में भी डिस्कशन की थी। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। बाकी देखो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, बट उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसकी लोकेशन जितनी इंपॉर्टेंट थी ना, वो मेजर चीज थी। आप देख सकते हो ये नॉर्दर्न इस लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा, मेडिटेरियन सी के अलोंग। और ये जो सुएज कैनाल कहीं ना कहीं नीचे बाद में आती है ना, जो रेड सी को जाके आगे कनेक्ट करते हुई, मतलब ठीक है ना, कनेक्ट करती है आगे एशिया की तरफ आती है, तो बिल्कुल वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नेचुरल डीप वाटर हार्बर है जो कि पूरा साल ऑपरेट होता है।
ये पूरी इसकी हिस्ट्री है। इसराइल का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, 1933 में ओपन हुआ था। बट ट्रस्ट में उतना आपको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि ये इंडिया का पोर्ट नहीं है। हमें जो इंपॉर्टेंट था ना, वो इसकी लोकेशन थी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्यों बन जाती है कि जो अदानी लेड ग्रुप है, उनके द्वारा इसका एक्विजिशन कंप्लीट किया गया हाइफा पोर्ट का, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इसराइल। इस वजह से भी न्यूज में रहा था। इवन दिल्ली के अंदर भी आपको हाइफा चौक वगैरह की जगह, इस तरह की जगहें देखने को मिल जाती, तो हाइफा काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। आज के लेक्चर में ना दो तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का जिक्र है, ठीक है, तो उनको हम समझेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट्स पे करी हैं इनकी जयंती के ऊपर। तो देखो, जब हम बात करते हैं ना महाराणा प्रताप जी की, तो काफी बार हम ब्रेवरी की बातें करते हैं, जो कि बात बिल्कुल ठीक भी है, ठीक है। तो जो किंगडम ऑफ मेवाड़ था, उसके राजा तो कौन थे? महाराणा उदय सिंह टू जी। उनके ये बेटे थे महाराणा प्रताप जी। इनका बर्थ हुआ था 1540 के अंदर इन राजस्थान। अब एक्चुअल में जो महाराणा उदय सिंह जी थे ना, इनके टोटल 25 बच्चे थे, 25 सन थे, ठीक है ना। उनमें से सबसे जो एल्डेस्ट थे वो महाराणा प्रताप जी थे, तो इसलिए इनको जो मेवाड़ का थ्रोन है वो इनको मिला। फिर ये हिंदू राजपूत किंग थे, आप जानते हो। एक बहुत ही फेमस बैटल हुई है, डेट इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुई सर? ये हुई 1576 के अंदर। दरअसल में जो उस टाइम अकबर काफी छोटे थे, ठीक है ना, तो मतलब रदर देन आई शुड से, अकबर छोटे नहीं थे, वो दूसरी बैटल थी। यहाँ पे जो अकबर की तरफ से बेसिकली जो फोर्सेस को लीड किया गया, वो मान सिंह वन के द्वारा लीड किया गया। अंबर के जो मान सिंह वन थे, तो उन्होंने लीड किया। वर्सेस कौन थे? वर्सेस महाराणा प्रताप। एक्चुअल में हुआ क्या, महाराणा प्रताप इस जो बैटल के बीच में वो हार गए, ठीक है ना। इसमें जीत किसकी हुई? इसकी जीत हुई है मुगलों की। पर ऐसा नहीं था कि महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है यहाँ पे, नहीं, वो उनको कैप्चर नहीं कर पाए। जो मुगल्स थे वो उनको यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे क्या होता गया, 1579 के बाद ना कहीं जो मुगलों का ध्यान था वो बंगाल और बिहार की तरफ होने लग गया, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ रेबेलियन होने लग गए। तब इन्होंने वापस अपने जो किंगडम था उनको रिकवर करना स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंडा, इन्होंने वापस से इसको रिकैप्चर कर लिया, क्योंकि मुगल जब अब दूसरी जगह पे बिजी हो गए थे। तो उन्होंने और भी नई नई चीजें करी हैं, ठीक है ना, जैसे चवान की नई कैपिटल को बनाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी विद रिगार्ड्स टू महाराणा प्रताप। एक इंपॉर्टेंट चीज है विद रिगार्ड्स टू चेतक। चेतक ऐसा बोलते हैं कि ये जो इनका घोड़ा था ना, उसका नाम है चेतक। बहुत सारे हिस्टोरियन इस पे डिबेट भी करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो चेतक था ना, काफी इंजर्ड हो गया था, पर फिर भी इंजरी के बावजूद भी उसने महाराणा प्रताप को वापस सेफली लेकर आया बैटल से। पर बाद में, क्योंकि देखो खुद जो घोड़ा था उसके बहुत सारी इंजरीज हो रखी थी, तो बाद में उसकी खुद की भी डेथ हो जाती है। ऐसा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हमें बताती हैं। एक आपको उदयपुर सिटी के अंदर ना एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक तरह की प्रताप गौरव केंद्र। यहाँ पर इनके महाराणा प्रताप जी के बारे में, उनके जो गौरव, गौरव मतलब होता है एक तरह का प्राइड, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। इनका जो जयंती आती है वो हर साल ज्येष्ठ शुक्ल फेस में आती है हिंदू कैलेंडर के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें महाराणा प्रताप के बारे में पता होनी चाहिए थी। आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा के बारे में। देखो एक्चुअल में ना थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है। हुआ क्या कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बोला कि हम चाइनीज डिप्लोमेट, आप जानते हो कि वहाँ पे कुछ मिशन चलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के। तो जो उनके डिप्लोमेट्स हमारे विजिट करते हैं, हमारे इंडिया के भी अलग अलग जगह पे आपको डिप्लोमेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसी तरह से एक चाइनीज डिप्लोमेट थे। तो कनाडा ने क्या किया, कनाडा ने बोला कि यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे थे इस पर्टिकुलर डिप्लोमेट के रिगार्डिंग, तो उसको एक्सपेल कर दिया गया। अब बदले में चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को परसोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया। अब हमें इस वर्ड का मीनिंग समझना है। देखो परसोना नॉन ग्रेटा का मीनिंग ये सिंपल सा है, अनवेलकम पर्सन, कि जो हमें वेलकम नहीं है पर्सन, ऐसा, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमेट्स हैं, मान लो वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, ठीक है सर। अब ये जो डिप्लोमेट है, मान लो, ये ऐसा भी तो हो सकता है कुछ तरह की जासूसी कर रहा हो इंडिया से, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जासूसी कर रहा हो, तो क्या इंडिया बोलेगा कि नहीं, हम ये आपका पाकिस्तान का बंदा है, हम इसको यहीं पे रहने देंगे? नहीं, हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, हम उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देंगे कि हमें नहीं बंदा चाहिए, दिस इज एन अनवेलकम पर्सन। इस तरह की चीजों को बोलते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। दरअसल में ना एक हमारी बहुत ही फेमस कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। उसके अंतर्गत इस तरह की बातें करी गई हैं कि अगर मान लो कोई कंट्री है, वो कहती है कि नहीं यार, ये जो डिप्लोमेट है ना, ये सही ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो इसको एक्सपेल किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या, उसको आप पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर सकते हो। एंड जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा इसके पीछे का, कि मैंने इस पर्सन को पर्सोना नॉन ग्रेटा क्यों डिक्लेयर किया।
आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, मुझे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल देता हूँ कि हाँ दिस इज एन अनवेलकम पर्सन, तो अकॉर्डिंगली अनवेलकम पर्सन बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, उसको एंटर करने से भी रोका जा सकता है। और ध्यान रखना, ये चलो बात डिप्लोमेट की तो हो ही रही है, इसके अलावा आम इंसान को भी पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो वियना कन्वेंशन का जो आर्टिकल 9 है ना, वो यही सेम बात करता है कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, तब क्या होता है, वो जो पर्सन है, वो जो डिप्लोमेट है, मान लो वो अपने घर चला जाएगा, ठीक है। अगर घर नहीं गया तो कंट्री बोलेगी कि हम इस पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है ना। अगर ऐसा भी हो सकता है कि बंदा आया भी ना हो कंट्री में अंदर, तब भी उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बात कर लीजिए हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की, उनको चाइना ने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। अब ये तो कोई डिप्लोमेट थोड़ी है, और ना ही ये चाइना गए, ठीक है। तो चाइना जाने से पहले भी उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा ही डिक्लेयर किया जा सकता है, और एक नॉन डिप्लोमेट को भी किया जा सकता है। उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप, जो कहीं ना कहीं ठीक है ना, आप जानते हो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको भी पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर्ड था, ठीक है। जब से प्रेसिडेंट बने उससे पहले से ही कहीं ना कहीं पनामा ने उसको इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ था। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। हिस्ट्री के अंदर ना, जब हमारे कोल्ड वॉर देखने को मिली थी, तो यूएस और सोवियत यूनियन ने तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, कि उसने उसको बोल दिया कि हमें ये बंदे नहीं चाहिए यहाँ पे, उसने दूसरी कंट्री को बोल दिया। तो ऐसा चलता रहता था उस टाइम के ऊपर। इंडिया का मुझे एग्जाम्पल बता रहा था ना, कि पाकिस्तान का हाई कमीशन स्टाफर था, उसको इंडिया ने किया था क्योंकि वो स्पाई कर रहा था। तो ये बात हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें पर्सोना नॉन ग्रेटा के बारे में पता होनी चाहिए थी। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। अब प्रधानमंत्री जी ने इनके भी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ट्रिब्यूट्स पे करी हैं। देखो आप जानते होंगे कि इनकी ना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं। इनका बर्थ हुआ 1861 के अंदर, कोलकाता के अंदर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बेटे थे, ठीक है। इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। सर बार्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो बार्ड बोलते हैं हम किसी पोइट को, जो कवि होते हैं या शायर होते हैं, उनके लिए ये वर्ड को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी इनको जानते ही हो। देखो सबसे इनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रहा ना, कि ये एशिया के सबसे पहले नोबेल लॉरिएट थे। आप जानते हो उन्होंने एक गीतांजलि नाम से एक बुक लिखी, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर बुक के लिए इनको यहाँ पे, ये पोइट्री के ऊपर बुक है बेसिकली, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला। और ध्यान रखना, ये पहले नॉन यूरोपियन पर्सन थे। तब तक 1913 की बात मैं कर रहा हूँ, 1913 तक कभी भी किसी नॉन यूरोपियन को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए नहीं मिला था। तो लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले नॉन यूरोपियन थे, और एशिया के सबसे पहले नोबेल लॉरिएट थे। तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। बाकी पोइट लिटरेचर के अंदर डेफिनेटली इन्होंने काम काफी अच्छा खासा किया है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, जब हम बात करते हैं बंगाली लिटरेचर की, तो बंगाली लिटरेचर के अंदर ना अक्सर जो कहीं ना कहीं चीजें यूज होती हैं, वो काफी फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर यूज होती हैं। पर इन्होंने कुछ उसके अंदर भी नए चेंजेस लेकर आए। इन्होंने भी कोलोकियल लैंग्वेज उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है, जो स्पोकन कन्वर्सेशन की भाषा है, उसको इन्होंने बंगाली लिटरेचर के अंदर डाल दिया। तो काफी इन्होंने नए फॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे। साथ में ही इंडियन कल्चर को वेस्ट की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया, कि इंडिया का कल्चर कितना अच्छा है। बाकी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर तो आप समझ ही चुके हो। इसके साथ ही देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जानते होंगे कि इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। साथ में ही जो बांग्लादेश का है, अमार सोनार बंगला, ठीक है ना, वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, वो इनसे इंस्पायर्ड है, इनके काम से। ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखा है, नहीं, इनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। बांग्लादेश का आप जानते हो, जो उस टाइम पे हमारे जो स्वदेशी मूवमेंट हमें देखने को मिली, ठीक है, 1905 के अराउंड, उस टाइम पर इस गीत को काफी ज्यादा गाया गया, ठीक है। हमारी जो ब्रदरहुड था, हमारी सॉलिडारिटी के रिगार्डिंग, आप सभी इस चीज को जानते ही होंगे। साथ में ही इन्होंने अराउंड 3000 पेंटिंग्स को पेंट किया। इनके जो सॉन्ग्स होते हैं उनको रविंद्र संगीत के नाम से हम जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इनको नाइटहुड दिया गया था। नाइटहुड की जो उपाधि है 1915 में दी गई, पर जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है, उसके बाद इन्होंने इसको वापस कर दिया, अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। इवन जो हमारे गांधी जी थे ना, उनको भी आप जानते हो, जो केसरे हिंद का टाइटल था उनको मिला था, ठीक है, आफ्टर हिज कंट्रीब्यूशन इन बोयर वार, ठीक है। वो भी उन्होंने भी इस चीज को वापस कर दिया था। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ में ही जो शांति निकेतन नाम से विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, उसको इन्होंने फाउंड किया था। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे गीतांजलि, इनका आप नाम याद रखोगे। साथ में ही कुछ और पोइट्री है, सोनार तरी, मानसी, ठीक है ना। कुछ नॉवेल्स हैं जैसे प्लेज हैं, चित्रा हो गया, द पोस्ट ऑफिस हो गया, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी इनकी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे जिनको द हंग्री स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज हो गया, द ग्लिम्पसेस ऑफ बंगाल लाइफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो इनके रिगार्डिंग आप जान सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिगार्डिंग मालशा महल।
देखो ये कहाँ पर है सर, ये आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। दरअसल में हमारा जो दिल्ली का टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, इसको लॉन्च कर रहा है, हॉन्टेड वॉक्स की तरह इसको लॉन्च किया जा रहा है। और पहली डेस्टिनेशन उसके अंदर कौन सी है, मालचा महल। ठीक है। अब ध्यान में रखना, इसको बनाया किसने था, बनाया था इसको फिरोज शाह तुगलक जी के बाद ने। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो 1325 के अंदर इसको बनाया गया था। बाद में जो नवाब ऑफ अवध थे उसका कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे उनका ये रेजिडेंस भी देखने को मिल जाता है, उनके डिसेंडेंट्स का। दरअसल में है क्या ना, एक बेगम विलायत महल है। ठीक है ना, मतलब जो बेगम विलायत हैं उनके ऊपर एक विलायत महल भी इसको बोला जाता है। ध्यान में एक इंपॉर्टेंट चीज रखनी है कि ये एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसकी हमने प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है। ठीक है ना, पर अब हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रपोजल एक रिसीव हुआ था इन टच के द्वारा, ताकि हम इसको रिस्टोर कर पाएं, तो उस डायरेक्शन में हम ये काम कर रहे हैं। थोड़ा मालचा महल की चलो लोकेशन तो हमने समझ ली, पर हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। देखो जब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो आप नोटिस करोगे कि जैसे तुगलक के अंदर यहाँ पर ये तीसरे राजा हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो जो इनके कजन थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके डेथ के बाद इन्होंने दिल्ली के जो थ्रोन था उनके ऊपर देखने को मिले। तो 1309 के अंदर यहाँ पे ये इनका बर्थ हुआ था। दरअसल में हुआ क्या था ना, पहले गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, वो फाउंडर थे एक तरह से जो तुगलक डायनेस्टी के। फिर उसके बाद हमें मोहम्मद बिन तुगलक देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर रूलर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इन्होंने देखो काफ़ी सारे ऐसे काम किए थे जो शायद काफ़ी अजीबोगरीब थे। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि करेंसीज को, नई करेंसीज को इंट्रोड्यूस करना हो गया, या फिर कैपिटल को शिफ्ट करना हो गया। इस तरह के कुछ काफ़ी अजीबोगरीब काम इन्होंने किए थे, उस वजह से काफ़ी ये फेमस हो जाते हैं। इवन इन्होंने एक वुडन पवेलियन भी बनाया था, ठीक है, अपने फादर के लिए। बाद में वो वुडन पवेलियन कोलैप्स कर गया, वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इवन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इब्न बतूता जो थे, मोरक्कन से ट्रैवलर थे, वो इस टाइम पर इंडिया आए थे। तो वापस आते हैं, फिरोज शाह तुगलक दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक के कजन थे, तो बाद में ये थ्रोन पे आ गए। ठीक है, तीसरे रूलर थे जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक। अब एक्चुअल में काम तो इन्होंने बहुत सारे किए, पर एक इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए इनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है, दैट इज द ही वाज नोन एज द फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है ना, इरिगेशन के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। जो केनाल इरिगेशन की आज के टाइम पे हम बात करते हैं ना, वो दरअसल में इनकी ही देन है। ठीक है ना, एंड साथ में अगर आप नोटिस करो, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही कम टैक्सेस लिए जाते थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम के ऊपर। एंड साथ में ही अगर मैं बात करूं लैंड रेवेन्यू की, तो लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इवन आप जानते हो जो फोर्ट है ना, एक फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट है, वो इनके द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली के अंदर। एंड साथ ही साथ कुछ नए टाउन जैसे आप जानते हो, जौनपुर हो गया, ठीक है, फिरोजाबाद हो गया, फतेहपुर हो गया, हिसार हो गया, ये अलग अलग टाउन्स का जो नए टाउन्स को एस्टेब्लिश किया गया, वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग दारुल अल शिफा के बारे में जानते होंगे। देखो जब हम बात करते हैं ना शिफा की, दारुल शिफा की, ये बात होती है किसकी, हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाए ताकि लोगों का यहाँ पे भला हो पाए। तो काफी अच्छे काम इनके द्वारा करे गए, पर एक दो कुछ खराब काम भी थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, जैसे इन्होंने जजिया को इम्पोज किया। ठीक है, जजिया या जजिया आप जानते होंगे, एक तरह का नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर एक तरह का फाइनेंशियल चार्ज है। ठीक है ना, एक तरह से जो स्टेट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जजिया को इन्होंने इम्पोज किया। इसके अलावा और भी चीज़ें इन्होंने देखेंगी। एक आर्मी के रिगार्डिंग ना एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट सी चीज़ इन्होंने करी, कि मान लो अगर एक ऑफिसर है और वो रेस्ट करना चाहता है, तो अपने बच्चों को वो आर्मी के अंदर भेज सकता है। तो ये काफ़ी एक अजीबोगरीब सा यहाँ पे डिसीजन इनके द्वारा देखने को मिला था। साथ में ये नोटिस करो कि यहाँ पर जो इनको पैसा था, वो जो इनको सैलरीज मिलती थी, वो पैसों की टर्म्स में ना मिलते हुए वो कैसे मिलती थी, इनको लैंड ग्रांट के लिए जाती थी। तो इन इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल हमें आर्म फोर्सेस के अंदर देखने को मिल जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। ये सारा हमने फिरोज शाह तुगलक और मालचा महल के रिगार्डिंग पढ़ लिया। अब कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था एफएसडीसी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ देखो, इसका सोचो कि एफएसडीसी, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये नीति आयोग का ऑर्गन है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स को हेड करते हैं। बिल्कुल हमने देखा था इसको। ठीक है, तो ये बात सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इसका काम भी कहीं ना कहीं मैक्रो प्रोडेंशियल सुपरविजन हो गया, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में जो होता है। यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनके बेसिस के ऊपर ये 5 क्वेश्चन मैं आपको देना हूँ। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर और साथ साथ जो पत्त किला और महात्रा मैंने पूछा है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे।
कल जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आपको मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला है तुंगनाथ टेम्पल, क्या ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में देखने को मिलता है? द आंसर इज ट्रू। हमने पंच केदार्स की बात करी थी ना जिसमें हमने देखा था केदारनाथ, तुंगनाथ हो गया, मधमेश्वर हो गया, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, इनके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, तो ये बात यहाँ पे ट्रू है। साइक्लोन, यहाँ कह रहा है एयर राइजेज एंड ब्लोज इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द लो इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होती है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उल्टा कर दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज सदर्न के अंदर ही नॉर्दर्न के अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तीसरा, गैलापागोस आइलैंड, हमने इसकी लोकेशन देखी थी, इक्वाडोर के रिगार्डिंग हमने समझा था। तो क्या ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर है? नहीं, ये आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इक्वाडोर के जस्ट बगल में है, उसी का ही पार्ट है एक तरह से, राइट। चौथा, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या ये आईएनसी के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे? द आंसर इज फॉल्स ये थे मॉडरेट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड। पांचवा, एफएसडीसी, क्या एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? देखो हमने पढ़ा था ना इसको, क्या पढ़ा था कि या ना इसका जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, ना ही स्टैट्यूटरी के अंदर देखने को मिलेगा। ये एक तरह का रेजोल्यूशन के थ्रू ही है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू एक तरह से इसको फॉर्म किया गया था। तो पांचवा स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए कल के क्वेश्चन। उसी तरह से इन सभी क्वेश्चन का आंसर एंड जो दो मैंने टर्म्स पूछी हैं उनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।